जब जब भी किसी आक्रमणकारी ने युद्ध के लिए ललकारा है देश को, इस देश ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 5724 के करीब परिवार थे और उन परिवारों ने इतना झेला है जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से, जिसका व्याख्यान करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। जिस जमीन पे बसे हैं, चाहे वो सरकारी जमीन है, उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है। 16 साल के बाद राजपूत का जीवन नहीं माना जाता कि जब तक कि वो युद्ध में न जाए। 370 टूटने के बाद काफी बॉर्डर शांत हुआ है, अब कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कभी भी इतिहास में राजपूतों ने अकेले नहीं चले, उन्होंने सबको साथ लेके चले। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे जीके जंक्शन के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं आपके साथ मेघा ठाकुर और आज हमारे साथ उपस्थित हैं अखिल भारतीय चिप बिरादरी के जनरल सेक्रेटरी तरसीम चिप जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम इनसे जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो राजपूत समुदाय है उनकी क्या सांस्कृतिक विरासत रही है और वर्तमान में उनका क्या सहयोग है, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहला सवाल मेरा है कि जब भी हम राजपूत कम्युनिटी की बात करते हैं तो हमेशा वीरता शौर्य की कहानियाँ साथ में चलती हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैं जानना चाहूँगी कि आप यहाँ के जो राजपूत हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले मैं जब राजपूतों की जम्मू कश्मीर में बात करूँगा तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर में राजपूत हैं वो हैं कितने और उनका इतिहास क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट है हमारी, ये शुरू में राजपूतों ने इसको बनाया, राजपूतों ने यहाँ राज किया। और यहाँ हम राजपूतों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि जहाँ राजपूत जो है वो एक इकट्ठा जो हमारा हिंदू समाज है एक यूनिट है, वो उसमें कहीं अलग राजपूत नहीं है, कहीं अलग ब्राह्मण नहीं है, कहीं एससी नहीं है, एसटी नहीं है। हम सब एक तरह से रहते हैं, सब एक दूसरे के घर आते हैं जाते हैं, खाना है पीना है, कोई ऐसी स्थिति है नहीं जो दिखाई जाती है देश में। यहाँ राजपूत भी वही है, एससी भी वही है, सारे इकट्ठे हैं। ये बात ज़रूर है कि राजपूत शुरू से इतिहास में चले जाएं हम तो लीड करता था और जहाँ भी देश के ऊपर संकट आता था सबसे आगे खड़ा होता था और पूरे समाज को लेके चलता था। यहाँ आप शुरू से बात करें तो ये जो जम्मू कश्मीर है ये हिंदुस्तान का, भारत का एक प्रवेश द्वार है। जब भी यहाँ आक्रमण हुए हैं इतिहास में चले जाएं तो जो बड़े बड़े आक्रमण हुए हैं अफगानिस्तान से होके झेलम नदी क्रॉस करके यहाँ पे सारे जो भी आक्रमणकारी हैं यहाँ आते थे और जहाँ का जो राजपूत समाज था वो सब कम्युनिटी को साथ लेके तो उनके साथ लड़ने के लिए उनको देश में घुसने से रोकता था और उसी में बड़ी संख्या में बलिदान होते थे। तो बलिदान देके उन्होंने यहाँ पे देश को बचाने का कार्य किया है और जब अगर नहीं रुक पाए तो तब उन्होंने वहाँ पे अपना बलिदान दिया। बिना बलिदान दिए उनके रहते हुए यहाँ से कोई जा नहीं सका। आपको पता होगा कि जब सिकंदर इस देश में हमला किया पूरी दुनिया को जीतने के बाद, तब भी जो बड़ा युद्ध हुआ वो राजा पोरस के साथ, वो भी झेलम में जम्मू कश्मीर में ही हुआ और उन्होंने उसको रोका, वहाँ जख्मी किया। उसके बाद आप वो तो इतिहास में गलत पढ़ाया गया कि वो जीत गया, सच्चाई ये है कि वो जीता नहीं, वो जहाँ से फिर उसको वापस जाना पड़ा। और ये सब जो जम्मू कश्मीर के राजपूत हैं उनका इतिहास है, उनका शौर्य है, उनके युद्ध कला है कि उन्होंने देश को बचाने के लिए काम किया। एक ही उनकी नज़र में था कि देश कैसे हमारा बचे, देश में कैसे आक्रमणकारी ना जा पाए और उसके लिए उन्होंने सारे समाज का सहयोग भी लिया। लीड जरूर किया उन्होंने, राज्य भी किया, पर सारे समाज को लेके ये कभी नहीं किया कि हम राजपूत हैं जी, हम हमारी सुपरमेसी है। उन्होंने कहा कि सारा समाज हमारे साथ है, सारे समाज को लेके उन्होंने इस देश को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहे और युद्ध भी हुए, आर्मी में भी उन्होंने अपना योगदान दिया।
अब आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर में 25 लाख के करीब हमारी संख्या है। जी सर। टोटल हमारी 1 करोड़ 40 लाख के करीब अभी जनसंख्या होगी और तकरीबन अभी हम 25 लाख के करीब जम्मू कश्मीर में हैं और सारे समाज को साथ लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर जैसे भी कभी भी अगर देश के लिए लड़ने की बात आती है तो उसमें जो राजपूत हैं वो अपने आप को सबसे अग्रणीय रखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो इंडियन मिलिट्री है उसमें क्या योगदान है और अभी आने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इंडियन मिलिट्री में जाकर उनको ज्वाइन करें? जैसे मैंने इतिहास में बताया आपको पहले भी कि जब भी देश के ऊपर संकट आया है, जब भी युद्ध की बारी आई है, तो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के राजपूतों ने अपना योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं। इसी तरह आज भी जो आर्मी है हमारी, इंडियन आर्मी है, उसमें राजपूत जो है, जम्मू कश्मीर के राजपूतों का भी आज भी हमारा जो मेन जो राजपूत है यहाँ पे, वो 2 ही काम करते हैं। सिर्फ एक तो आर्मी में भर्ती होना और देश को बचाने के लिए युद्ध करना, और दूसरा जो खेती-बाड़ी करते हैं। शुरू से लेके जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब भी जहाँ जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे उस समय हरी सिंह, उनकी जो मेन आर्मी थी वो जैक राइफल थी जहाँ की, और जैक राइफल में उस समय भी जो मैक्सिमम लोग थे वो जम्मू कश्मीर के ही थे और उसमें ज़्यादातर राजपूत लोग थे। उन्होंने ही युद्ध, उस समय जो कवाली हमला हुआ कश्मीर को जीतने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, उसमें भी उन्होंने अपने बलिदान दिए, उनको काफ़ी हद तक रोका। उसके बाद एक मलेशिया करके जम्मू कश्मीर में एक टेरिटोरियल आर्मी होती थी, तो उसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया अपना, और उसमें भी ज़्यादातर लोग राजपूत थे और बाकी समाज भी था, और उन्होंने वहाँ युद्ध करके तो कबालियों से देश को तब तक बचाए रखा, रोकने की कोशिश की, जब तक कि भारत से जो इंडियन आर्मी है वो कश्मीर में नहीं पहुंची, और उसके बाद इंडियन आर्मी पहुंची और उन्होंने उनको वापस धकेला और जम्मू कश्मीर को बचा लिया। तो इस तरह राजपूतों का इंडियन आर्मी में योगदान तब भी था और आज भी इंडियन आर्मी में जितने भी हमारे लोग हैं, मैक्सिमम घरों से आपको आर्मी में लोग मिलेंगे राजपूतों, खासकर राजपूतों के यहाँ सारे बच्चे, हर बच्चे का हमारा ख्वाब होता है कि हम आर्मी में भर्ती हों, आर्मी में जाके देश की सेवा करें और देश को बचाएं। वो आज भी हमारे लोग कर रहे हैं। जी सर। सर कुछ युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि वो और प्रेरित हों और वो आर्मी को ज्वाइन करें? बिल्कुल, हमारे घरों, राजपूतों के घरों में वैसे ही हर माँ बाप जो है बच्चों को प्रेरित करता है कि आपको देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए रेडी रहना है। और मैं भी सब युवाओं को कहना चाहता हूँ कि इस देश को जब भी ज़रूरत पड़ी है भाई आर्मी में जाके अपने देश की सरहदों को बचाना, और जब जब भी किसी आक्रमणकारी ने युद्ध के लिए ललकारा है देश को और इस देश ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और देश जीता है हमेशा। 1965 में भी जीता, 71 में भी जीता। 71 में तो 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के और उनसे हमने युद्ध जीता, तो उसमें राजपूतों का योगदान भी काफ़ी रहा और जम्मू कश्मीर के राजपूतों का भी बहुत योगदान रहा है। और मैं आज भी अपने बच्चों को, राजपूत बच्चों को कहना चाहता हूँ कि उस परंपरा को आप जारी रखिए और अपना योगदान देश को बचाने के लिए ज़रूर दीजिए और आर्मी को ज्वाइन करिए। जी सर। सर 2019 में जो 370 हटा, उसके बाद यहाँ के जो नागरिक हैं उनको अपना वोटिंग का अधिकार मिला जी। और अभी वर्तमान में मैंने पढ़ा कि 1965 और 1971 से आए जो विस्थापित हैं उनको भी वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देश में बहुत से लोगों को जो विस्थापित हैं उसके बारे में शायद पूरी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि विस्थापन जो हुआ जम्मू कश्मीर में ये अलग अलग समय पे हुआ। एक तो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय जो पश्चिम पाकिस्तान का इलाका था जो जम्मू कश्मीर के साथ लगता था, वहाँ से विस्थापित जो हैं वो पूरे देश में गए और
जो पश्चिम पाकिस्तान से लोग आए तो काफ़ी संख्या में उसमें जम्मू कश्मीर में लोग बसे, और कुछ लोग पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी वहाँ जाके बसे। जो जम्मू कश्मीर में बसे उनकी बदकिस्मती ये थी कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा होने की वजह से उनको नागरिकता जम्मू कश्मीर की नहीं मिली, और जो बाकी देश के हिस्सों में बसे लोग उनको उन्हीं समय नागरिकता मिल गई और वोटिंग राइट भी मिल गया उनको। पर जो जम्मू कश्मीर में बसे 370 की वजह से उनको ना वोटिंग राइट मिला, ना नागरिकता मिली, और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में जो लोग थे वो जी रहे थे। उस समय जब वो आए थे 1947 में, उनका तकरीबन 5724 के करीब परिवार थे, और उन परिवारों ने इतना झेला जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से, जिसका व्याख्यान करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। आप समझो कि परिवार हैं, परिवार जहाँ आके रह रहा है, झुग्गी बना के रह रहा है, वो उस जमीन पे अपना हक नहीं कर सकता। अगर वो मेहनत करे दिन रात, क्योंकि नौकरी तो उसको जम्मू कश्मीर में मिलेगी नहीं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं है, तो मेहनत मजदूरी करके वो अगर 4 पैसे कमा भी लेता है, फिर भी वो झुग्गी की जगह अपनी खरीद नहीं सकता। तो इस कंडीशन में वो लोग रहे बेचारे, जहाँ उनको वोटिंग का राइट नहीं। जो लोकसभा की इलेक्शन होती है तो उसमें वो वोटिंग डाल सकते थे बेचारे, पर विधानसभा की इलेक्शन में नहीं डाल सकते, सरपंच की इलेक्शन में नहीं डाल सकते, पंच की इलेक्शन में नहीं डाल सकते। जब वो वोट नहीं डाल सकते तो उनकी सुनेगा कौन? ना उनकी सरपंच सुनेगा, ना उनका पंच सुनेगा, क्योंकि उसको पता है इनके वोटों से मैं चुना नहीं जाऊंगा, उनके वोटों की वैल्यू कोई नहीं, और ना ही आपका एमएलए सुनेगा। और उनकी कंडीशन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, उनकी 4 पीढ़ियां गुजर गई, तो वो इस बुरी हालत में जीते रहे। पर अब 2019 में जब धारा 370 हटी है तो उनके लिए बहुत बड़ा काम हो गया कि उनको वोटिंग राइट भी मिला है। अब उनका डोमिसाइल बना है, वो जहाँ पे नौकरी ले सकते हैं, अब वो ज़मीन खरीद सकते हैं, और सरकार ने उसके ऊपर अभी ये किया है कि अब वो जिस ज़मीन पे बसे हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन है जहाँ पे वो बसे हैं, जहाँ कोई खेतीबाड़ी की ज़मीन थोड़ी बहुत है उनके पास, तो उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है इस समय। ये बहुत बड़ा काम 2019 के बाद 370 टूटने के बाद हुआ है। और दूसरे जो विस्थापित हैं उसमें से जो POJK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ से भी काफ़ी लोग आए हैं। जैसे 1947 में तकरीबन 26,300 फैमिली उस समय आई थी, और फिर उसके बाद 1965 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उसके बाद भी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। जो रजिस्टर्ड फैमिली है उस समय की वो है 3,500 तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। और 1971 में जो आए वो आए तकरीबन 4,600 के करीब फैमिली रजिस्टर हुई थी। तो इसी तरह से कुछ लोग उस समय फिर 1965 और 71 में कैंपों में रहे थे, और कुछ जो हमारे ज़्यादातर लोग राजपूत थे जो आर्मी में थे, वो फैमिलियां फिर बाहर चली गई, वो उस कैंप में रजिस्टर नहीं हो सके जो कैंप लगे उस समय, विस्थापित कैंप, तो वो कुछ बच गए थे। तो वो उनकी संख्या को जो 71 में जो काउंट की गई उस समय रजिस्टर की गई, वो थी 1965 के करीब फैमिली थी, जो अब बढ़ के तो काफ़ी बड़ी संख्या में हो गई है। मुझे लगता है इस समय जो विस्थापित हैं टोटल जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासकर जो मैं बात करूँगा, वो 7 से 8 लाख के करीब विस्थापित हो गए। और उसमें से मुझे लगता है वो ज़्यादातर वहाँ से भी जो आए हैं वो राजपूत हैं, उसे 50% से ज़्यादा जो हैं 60% के करीब मुझे लगता है वो राजपूत हैं। 5-6 लाख जो संख्या राजपूतों की विस्थापितों की भी यहाँ है। बड़ी बुरी कंडीशन में जी रहे थे। अब तो मतलब काफ़ी जो विस्थापित आए हैं
उनको भी ज़मीनें जो है अभी थोड़ी देर पहले जो 71 के थे नॉन कैंप रिफ्यूजी थे, उनको उस समय कोई वो नहीं दिया गया था सरकार की तरफ से हेल्प। अभी 5.5 लाख रुपया सर, ये जो उनको दिया नॉन गया। कैंप रेफ्यूजीज हाँ, और रिफ्यूजीज है, इनका अंतर हमें बताइए। मतलब क्या है कि जब युद्ध हुआ वहाँ से तो लोग वहाँ से विस्थापित हुए, तो भाग के जम्मू कश्मीर में आए। जम्मू कश्मीर में आए तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने क्या किया कि सरकार ने कैंप लगाया है, सब विस्थापितों को एक जगह टेंट लगा के वहाँ बिठाया गया और उनकी फिर वहाँ पे उनको रजिस्टर किया गया, गिनती उनकी की गई। वो जो रजिस्टर हुए कैंप में लोग, उनको हम कैंप रिफ्यूजी कहते हैं। और उसमें से मैंने बताया ना पहले भी, कुछ ज़्यादातर लोग हमारे आर्मी में थे काफ़ी, तो जहाँ कुछ बाहर काम करते थे वो फैमिलियाँ जो है उस समय कैंप में नहीं जा पाई। वो जब युद्ध हुआ तो जो आर्मी के लोग थे उन्होंने अपने साथ उनको आर्मी में ले गए, जहाँ कोई बाहर काम करता था वो वहाँ ले गया, जहाँ कुछ लोग भाग के रिश्तेदारों के जहाँ चले गए वो उस कैंप में नहीं रहे। तो वो जो कैंप में नहीं रहे तो उनकी काउंटिंग नहीं हुई। वो फिर जब बाद में दोबारा आए तो वो सरकार के पास गए, उन्होंने कहा जी हमारा तो रजिस्टर नहीं हुआ वहाँ पे। फिर उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू की, जो 1965 फैमिली थी 71 की, फिर उनको जो रजिस्टर किया जो कैंप में थे बिना कैंप के, बाद में उनको नॉन कैंप रिफ्यूजी हम कहते हैं। उनको कोई मतलब हेल्प नहीं मिली थी, उनको अभी 5.5 लाख रुपए जो है सरकार ने दिया है, ये अभी थोड़ी देर पहले 3-4 साल पहले। अभी जो नॉन कैंप रिफ्यूजी हैं उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड है कि हमारे पास कुछ लोगों के पास जो ज़मीनें हैं, उस समय इन्होंने 4-4 एकड़ ज़मीन देने का तय किया था, तो कुछ को मिल गई, कुछ की ज़मीनों की शॉर्टेज है। तो अब वो सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो सरकार ने मानना है कि जो जिसके पास ज़मीन नहीं है एग्रीकल्चर लैंड, तो उनको भी एग्रीकल्चर लैंड देंगे। और सरकार से मैं ये आग्रह भी करता हूँ कि एक जेन्युइन डिमांड है उन लोगों की कि उन लोगों को भी जो ज़मीन है उनको देनी चाहिए, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम राजपूत हैं और राजपूतों के पास कोई बिजनेस नहीं है। कोई, मुझे लगता है इक्का दुक्का कोई हो सकता है, क्योंकि शुरू से क्या है कि वो आर्मी में ही रहे, पैसा तो इतना आर्मी में होता नहीं, लोक सेवा है, बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए, पैसा था नहीं, कुछ नहीं। वो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी आर्मी में ही नौकरी करते हैं और बाकी जो थोड़े बहुत हैं वो ज़मीन में खेतीबाड़ी करते हैं। तो खेतीबाड़ी में भी मतलब कि जो अपने रिफ्यूजी हैं उनके पास ज़मीन, जो कैंप के थे उनको सरकार ने थोड़ी थोड़ी दी थी उस समय, जो नॉन कैंप वाले उनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं, तो इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि ज़मीन मिल जाए ताकि वो भी जो नई आर्मी में जा सके, किसी वजह से कोई उसके लिए प्रॉपर उसका नहीं है हाइट वगैरह या कुछ भी, तो वो बेचारा ज़मीन करके अपनी कम से कम अपना रोजगार चला सके। सर, जो कस्टोडियन अधिकार अभी वर्तमान में सरकार ने दिए हैं, तो इसके पहले लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से थी और अभी वो वर्तमान में ये अधिकार मिलने के बाद क्या बदलाव हुए हैं? कोई अगर कहानी आप बताना चाहें, अगर ये जो कस्टोडियन लैंड का मैं बताऊँ ना, जब हम उधर से भाग के आए 1947 में, तो जहाँ पे जो मुस्लिम रहता था, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, वो पाकिस्तान में चले गए, उनकी जो ज़मीनें यहाँ रह गई तो उनको कस्टोडियन के अंडर कर दिया गया। जब वहाँ से जो कुछ रिफ्यूजी आए हैं तो उन्होंने कुछ ज़मीनें वहाँ से आगे, क्योंकि उनके पास ज़मीन तो वहाँ रह गई सारी, जहाँ पे कुछ पे आगे उन्होंने खेतीबाड़ी शुरू की, पर उस पर खेतीबाड़ी करके उस पर आप एक ईंट भी लगा नहीं सकते। उन्होंने कई बार कई लोगों ने कोशिश की कि चलो हम घर बना लेते हैं, तो वहाँ पे वो जब शुरू किया उन्होंने तो कस्टोडियन ने आके उनको रोक दिया और वो ना घर बना सकते हैं उसको ना कुछ। और जब कस्टोडियन का मान होता है, नोटिस दे देता है भाई यहाँ से खेती बाड़ी नहीं करो, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एक, क्योंकि ज़मीन तो मैक्सिमम यहाँ कस्टोडियन है और जो भी ज़मीनें लोगों ने थोड़ी बहुत खेती बाड़ी के लिए शुरू की है वो सब कस्टोडियन की हैं। तो अब जो सरकार ये कर रही है कि कस्टोडियन लैंड की माल की, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा जो खासकर विस्थापितों के लिए, और लोकल भी जहाँ काफ़ी हमारी संख्या जो बची हुई है 1947 में, उसमें हमारे काफ़ी जो लोग हैं बेचारे ऐसी कैटेगरी के हैं, तो
उनको पहले भी ज़मीन नहीं थी, उन्होंने थोड़ी बहुत लेके अपना गुजारा चलाने के लिए शुरू की थी, पर वहाँ पे वो मालकी नहीं थी, जब मर्जी करे रोक देते थे। अब अगर कस्टोडियन का हो जाएगा तो उनके लिए जीवन यापन करना आसान हो जाएगा। सर, महिलाओं के संबंध में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जो राजपूत महिलाएं हैं उन्होंने कैसा योगदान दिया है इतिहास में अपना, और अभी वर्तमान में वो किस तरीके से अपनी स्थिति यहाँ पर दिखती हैं? आप राजपूत महिलाओं को और पुरुषों को अलग करके नहीं कर सकते, क्योंकि जितना योगदान समाज में राजपूत पुरुषों का है इतना ही योगदान राजपूत महिलाओं का है। क्योंकि जब एक राजपूत बलिदान देने जाता है, वो किसी माँ का बेटा होता है, माँ उसको तिलक लगा के बेचती है, बीवी उसको तिलक लगा के बेचती है, तो उसका भी दिल इतना बड़ा होता है कि जो माँ है उसने बेटे को पाला है बड़े चाव से। और राजपूतों में एक कहावत आती है कि 16 साल के बाद राजपूत का जीवन नहीं माना जाता कि जब तक कि वो युद्ध में न जाए, क्योंकि 16 साल के बाद ये है कि राजपूतों को घर में रहने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसको युद्ध लड़ना है, ऐसे उसका जीवन नहीं माना जाएगा। और जब 16 साल का पाल के माँ उसको भेज रही है बलिदान के लिए, वो उसका बहुत बड़ा योगदान है, उस योगदान को आप नहीं कर सकते। और जो हमारी बेटी है राजपूतों की, वो जब किसी की बीवी बनती है तो अपने पति को तिलक देती करके तलवार देती है, भाई जहाँ जीत के आना, जहाँ बलिदान होके आना, और खुद तैयार रहती है कि अगर मेरा पति बलिदान होगा तो मैं उन मलेशियों से कि अपनी इज्जत को नहीं खराब करनी चाहती उनके आगे, तो वो अग्नि कुंड लगा के अपने आप को सती कर देती है। और जब जरूरत पड़ती है उसको, भाई अब पोजीशन ये है कि मुझे जाना पड़ेगा, और आपने इतिहास देखा है कि जब भी जरूरत पड़ी है तो हमारी जो महिलाएं हैं वो भी युद्ध में लड़ी हैं, और ऐसा लड़ी हैं इतिहास बना के चली गई हैं। वो उसमें जहाँ सामाजिक काम हो, जहाँ उसमें हो, जैसे हम झांसी की रानी की बात करते हैं, जब जरूरत पड़ी वो लड़ी, और लड़ के उन्होंने दांत खट्टे करके अपना बलिदान दिया। अब सामाजिक कार्यों में देखें, अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो ये राम मंदिर का जो इतना बड़ा बना है, तो लास्ट टाइम जो इसका द्वारा जीर्णोद्धार हुआ था अहिल्याबाई होलकर ने ही किया था, और समाज में बहुत काम किया था। जो भी जितने भी समाज में बुराइयां था उनको रोकने के लिए उन्होंने काम किया। इस तरह गिनने में जाओ तो अनेकों हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने समाज में काम किया, और पूरे समाज को लेके संगठित करके जो समाज पे संकट आया था उसको भी रोका है। आपने सुना होगा इतिहास में, जब महाराणा प्रताप जी ने हल्दी गाड़ी का युद्ध हुआ तो काफ़ी सेना जो है वो जख्मी हुई, तो हॉस्पिटल में महाराणा जी खुद गए, तो सबको हाथ रख के कंधे पे तो हालचाल पूछ रहे थे। हालचाल पूछते पूछते उन्होंने एक कंधे पे हाथ रखा, तो फटाक से अपना हाथ उठा लिया महाराणा जी ने। तो उसने पूछा डांट के, आप कौन हो? उसने कहा जी मैं एक सैनिक हूँ। उसने कहा सैनिक तो हो कौन? उसने फिर कहा मैं सैनिक हूँ। तो क्या हुआ महाराणा? उसने कहा कि मैंने जब आपके कंधे पे हाथ रखा है तो ये कंधा मर्द का नहीं है, औरत का कंधा है। वो रो पड़ी। तो महाराणा ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि जब युद्ध का बिगुल बजा, हल्दीघाटी के युद्ध का, तो मेरे पति बीमार थे तो वो रोने लगे। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि देखो देश पे संकट आया है, युद्ध की स्थिति आई है, तो मैं बीमार हूँ, चारपाई पे हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो भी युद्ध में नहीं जा सकता। अब देश को बचाने की बारी आई है तो मेरे घर से कोई जाएगा नहीं। तो ये नाइंसाफ़ी है बहुत। तो उसके बाद कहते कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब बेटे को मैं भेज नहीं सकती, इसलिए मैंने चोला डाल के सिपाही का तो मैं युद्ध करने आई थी और वहाँ जख्मी हो गई। आप सोचो कि कितना बड़ा देश के लिए, समाज के लिए सोच है कि वो खुद चली गई युद्ध करने। इस तरह से हमारी महिलाओं ने काफ़ी
वो किया है, जब भी जरूरत पड़ी है देश के लिए तो उन्होंने युद्ध भी किया, सामाजिक कार्य भी किया और अपने बच्चों को पाल के युद्ध के लिए तैयार भी किया, प्रेरित किया। जब भी बच्चा पैदा हुआ तो उसको प्रेरित किया कि तूने बड़े होकर देश की सेवा करनी। अगर बच्चे को शुरू से प्रेरित नहीं घर में करेगा तो वो कोई नहीं कर सकता। और उसकी पहली गुरु माँ होती है। माँ भी एक महिला होती है, वो उसको प्रेरित करती है, तैयार करती है। आज की परिस्थिति में जो हमारे बच्चे हैं युद्ध में जब जाते हैं तो माँ उसको भेजती है आर्मी में, तभी तो वो जाते हैं और उन्हीं की लाश उनको सामने आती है और वो उसको खुशी से विदा भी करती हैं कि मेरा बच्चा ऐसे नहीं ख़त्म हुआ, ये देश की सेवा करते हुए हुआ। और देश की उनका भी इस तरह से बहुत योगदान है समाज में। सर, अभी आपने एक बात कही कि जब बच्चा 16 साल का होता है तो हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि अब वो देश में काम करने के लिए तैयार है, देश के लिए काम करने के लिए तैयार है। तो अभी वर्तमान में ऐसे कुछ चैलेंजेस आप देखते हैं जो यहाँ का यूथ है उसको एम्पावरमेंट में कोई समस्या हो या फिर उनके एजुकेशन में कोई चैलेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं अभी? बेसिकली क्या है कि जम्मू कश्मीर में एक ट्रबल स्टेट रही है, काफ़ी विस्थापन होते रहे। उसके बाद कश्मीर घाटी से भी विस्थापन हुआ बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि एक जगह नहीं रहने से जब भी आप कहीं रुके, आपने घर बनाया, जो भी किया, उसके बाद फिर आपको भागना पड़ा। उसके बाद भी बीच में वो जो हमारे ज़्यादातर राजपूत हैं ये बॉर्डर एरिया में रहते हैं, यहाँ फायरिंग की समस्या बहुत थी। आज से 7-8 साल पहले चले जाओ तो दिन रात फायरिंग होती थी। तो आप कोई काम तो कर नहीं सकते वहाँ, क्योंकि आपके पास पूंजी चाहिए और ना ही आपकी पढ़ाई रेगुलर हो सकती, क्योंकि आज फायरिंग होगी स्कूल बंद हो गया, कल फायरिंग होगी स्कूल बंद हो गया। और अगर पढ़ भी लिया तो स्कूल नहीं थे गांव में ऊपर। तो पढ़ाई सबसे बड़ा कारण है कि अगर पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो अच्छी जगह जाओगे। अब आर्मी में भी समझो भर्ती कम हो गई, बच्चे आर्मी में भी कम जा रहे हैं। और ये सारे चैलेंजेस हैं। मेन तो चैलेंज यही है कि गरीबी बहुत है, उसके लिए पढ़ाई का कोई हो जाए सोर्स अच्छे तरीके से। अब 370 टूटने के बाद काफ़ी थोड़ा हुआ है कि बॉर्डर शांत हुआ है, अब कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और भी हमारे अब बच्चे जो हैं सिविल सर्विसेज में भी जा रहे हैं, नौकरी में बाकी भी जा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं उनके लिए। और एक तो उनकी छवि जो है वो बना दी गई फिल्मों के द्वारा, भाई ये राजपूत हैं जी, ये तो लड़ते हैं, जबकि है असल में ये कि कभी भी इतिहास में राजपूतों ने अकेले नहीं चले, उन्होंने सबको साथ लेके चले, तभी तो चल पाए। समाज तो एक ही है ना, ये तो एक व्यवस्था है भाई, जो लड़ेगा और राजपूत है, जो वो करेगा वो वैश्य है, ये कोई जाति तो है नहीं, ये तो अब जाके जातियां बन गई। तो इस तरह से बच्चों को चैलेंज तो है सरकार की तरफ से। अब राजपूतों में तो काफ़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए तो हम चाहते हैं कि सरकार एक राजपूत वेलफेयर बोर्ड बनाए ताकि उनके लिए भी कुछ सोच विचार किया जाए कि क्या क्या उनको हो सकता है। ये सारा होना चाहिए उस हिसाब से। सर, कोई और संदेश अगर आप देना चाहते हैं सारी कम्युनिटी को, सारे समाज को, कि वो आगे आकर और देश हित में काम करें? मैं राजपूत कम्युनिटी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो देश है भारत, जब जब भी संकट पड़ा है इस देश पे, किसी भी किस्म का पड़ा है, राजपूतों ने आगे होके सारे समाज को संगठित करके तो उस संकट से लड़ने के लिए काम किया है। तो अब भी जो संकट चैलेंजेस हैं देश के सामने, तो उनसे लड़ने के लिए सब राजपूतों को साथ आना चाहिए। पहले हम युद्ध करके लड़ते थे, अब ये लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें अभी देश को शेप करना, क्योंकि अभी जो पूरी दुनिया है उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा देश जो है वो डेवलप हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। उसको डेवलप करने में, उसको शेप देने में हम लोगों को एकजुट होकर इकट्ठे रहना पड़ेगा
और उसको शेप देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अग्रणी रह के अगर देश को पहले भी बचाया तो अब भी बचाना पड़ेगा। उसके लिए क्या 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 ज़रूरी है वो हमें करना पड़ेगा, क्या चैलेंजेस नए आ रहे हैं, हिंदू जो है खासकर वो संगठित करना है उसको, तो हमें उसके लिए भी साथ देना चाहिए और मिलजुल के इस देश को एक डेवलप्ड कंट्री बना के पूरी दुनिया में इसको आगे लेके जाने के लिए क्या क्या समय समय पर ज़रूरत पड़ती है, हम सब लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोगों को ऐसे ही प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद।